नमस्कार दोस्तों। आज अपन अपना कैलकुलस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिमिट हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम शुरू कर रहे हैं सातत्य यानी कंटिन्यूटी, जो वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। और कंटिन्यूटी के अंदर ये मान के चलिए कि 12th क्लास में ये अपनी एक एक्सरसाइज है। इसमें 12th क्लास में तो क्वेश्चन इसमें से निश्चित आना, एक के प्रश्न तो है ही पक्का, और हो सकता है कि एक नंबर का साथ में छोटा प्रश्न और दे दें। तो 12th क्लास के लिहाज से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। रही बात कंपटीशन के लिहाज से, तो कंपटीशन के लिहाज से ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता जिसमें इसमें से एक पर्सन नहीं आता। एक पर्सन निश्चित है इसमें से आना, तो एक पर्सन तो इसमें से आना है। ठीक है, इसका मतलब हम कंपटीशन के लिहाज से देखें तो हमारे लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चन जो आएगा इसमें से लगभग हो जाएगा। ठीक है, करते हैं शुरू आज का अपना टॉपिक। देखो, संतत क्या चीज है, यानी संतत का मतलब कंटिन्यूस यानी लगातार। जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और इस फंक्शन का हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, एक ग्राफ खींचे, और वो ग्राफ अगर हम जो जो उसके एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएं, एक्स की मान चेंज करते जाएं, तो ग्राफ जो कहीं पर भी टूटे नहीं, जैसे इस प्रकार से कुछ चलता रहे, ठीक है ना, ऐसे आ जाए, मतलब कहीं से टूटे नहीं, लगातार इस ग्राफ का अगर इसका ग्राफ खींचे तो वो हमेशा एक लगातार ग्राफ अपने को मिले। ठीक है ना, हो सकता है इस प्रकार से मिल जाए, हो सकता है इस प्रकार से मिल जाए, हो सकता है ऐसे मिल जाए, ठीक है, या हो सकता है कि इस प्रकार से मिल जाए, कैसे मिल, लेकिन अपने को ये जो ग्राफ है कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, लगातार चल रहा आगे। तो ऐसा अगर कोई फलन है जो किसी भी मान के ऊपर जो इसमें जो चर होगा उस चर का अगर हम मान रखें, तो मान रखेंगे तो अपने को एफ एक्स के मान मिलते जाएंगे। ग्राफ इसी प्रकार से तो खींचते हैं भाई, एक्स का मान रखते हैं, एफ एक्स का मान निकालते हैं, एफ एक्स को हम वाई कहते हैं, और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। तो वो ग्राफ जो आता है वो हमेशा क्या आता है, अनवरत आता है, कहीं से टूटता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो फलन होगा वो अपना संतत फलन कहलाता है। ठीक है, ये तो गई इसकी आपकी मतलब आपकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन हो गई कि अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो हमें एक ग्राफ जो वो हमेशा एक लगातार ग्राफ हमें इसका प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखो मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे हमने लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी साइन एक्स से एक फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ हम खींचना जानते हैं, खूब अच्छे से हमने ग्राफ खींचा था इसका कि ये आपकी एक्स एक्स थी, ये वाई एक्सिस थी, ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट ये पाई बाई टू, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, और फिर 2 पाई। हमने इसी प्रकार से ग्राफ बनाया था इसका, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2। जब हमने फंक्शन पढ़े थे वहां पर मैंने ग्राफ बनाने बताए थे, -2 पाई। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू रखते जाओगे, एक्स बराबर 0, तो ये एफ एक्स का मान आपको 0 मिलेगा। एक्स बराबर पाई/2 1 और -1, तो एक्स बराबर पाई/2 साइन पाई/2 का मान होता है 1। ठीक है, फिर पाई का मान 0, फिर 3 पाई/2 का -1, फिर से 0। तो इस प्रकार से अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, अगर इस साइड से माइनस में रखते जाएंगे तो आपको ये ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ जो है कहीं से टूटा नहीं है, ये ग्राफ कहीं से भी टूटा नहीं, कहीं भी नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है ना वो अपना कंटिन्यूस फंक्शन, जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है ये अपना क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी संतत फलन है, ये संतत फलन है। ठीक है, ये संतत फलन है। अब देखो ये कहीं से भी नहीं टूट रहा है, दो बात आएंगी इसमें, एक संतत होगा और एक सर्वत्र संतत होगा। सर्वत्र यानी एवरीवेयर कंटिन्यूस, और एक ओनली कंटिन्यूस। तो एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब तो ये है कि आप कोई भी जो ये एक्स जो है इसमें से कोई भी आप रियल वैल्यू इस एक्स की कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, और वो रियल वैल्यू लें तो अपने को साइन एक्स जो वो उसका जो ग्राफ है वो हमेशा ही लगातार चलता हुआ ग्राफ अपने को मिले, कहीं से टूटे नहीं। तो वो जो फलन होता है वो अपना सर्वत्र फलन होता है, सर्वत्र संतत फलन होता है। मतलब कि एक्स का कोई भी मान उठाओ, ठीक है ना, आप मान रखते जाओगे आपको ग्राफ मिलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, दोनों साइड, इस साइड बढ़ जाएगा, इस साइड बढ़ जाएगा, लेकिन टूटेगा कहीं नहीं। ठीक है, तो ये फलन क्या हो गया, ये संतत फलन हो गया। ये फलन अपना कौन सा है, सर्वत्र संतत फलन भी है, सर्वत्र संतत फलन। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, सर्वत्र संतत फलन। ठीक है, अब देखो एक अगर मैं ये लिखूं कि एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स,
मापांक फलन, इसका ग्राफ भी हमने बनाया था। इसका ग्राफ बनाते हैं तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है कि एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से लाइन आती है। माइनस वाले मानों के लिए तो आएगा और प्लस वालों के लिए ये आएगा। एक्स के मान अगर पॉजिटिव रखोगे तो ये लाइन आगे बढ़ती इस प्रकार से ली जाएगी, और एक्स का मान अगर नेगेटिव रखोगे तो इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। ये ग्राफ मैंने खींचने बताए थे, सारे वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो पीछे हमने पढ़े हैं। ठीक है, जब हमने फंक्शन पढ़ा था उसमें एक क्लास करवाई जिसमें मैंने ग्राफ बनाने बताए लास्ट में। ठीक है, अगर देखना हो तो वहां चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से ग्राफ खींचे गए। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स बराबर मोड एक्स, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से हमें एक ग्राफ है प्राप्त होता है। और सीख आप बना भी सकते हो, इसमें कौन सा लंबा चौड़ा काम है नहीं। आप एक्स के मान रखते जाओ, आपको ग्राफ मिल जाएगा ये एक्स से, और ये आपका एफ एक्स यानी वाई। एक्स का मान जैसे आपने 0 रखा तो ये 0 मिलेगा, एक्स का मान अगर आपने 1 रखा तो वाई एफ एक्स का मान 1 मिलेगा, -1 रखा तो +1, क्योंकि -1 का मोड जो +1 हो जाएगा। फिर 2 रखा तो 2 आ जाएगा, और फिर आपने -2 रखा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 2 और इस प्रकार क्या -1 -2 1 2 -1 -2। ठीक है, x बराबर 0 रखा, y एफ एक्स का मान भी 0 आया। x बराबर 1 रखा, एफ एक्स का मान आया, एफ एक्स का मान आ गया 1। x बराबर 1 रखा, एफ एक्स का मान भी 1। फिर x बराबर -1 रखा तो एफ एक्स का मान आ गया -1, सॉरी प्लस का 1। एफ एक्स का मान जो x जो है ना x उस x का मान -1 रखा तो एफ एक्स का मान कितना मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, और x का मान अगर 2 रखा तो y का मान आपको इन एफ एक्स का मान मिल जाएगा 2। ठीक है, और x का मान अगर -2 रखोगे तो एफ एक्स का मान मिलेगा प्लस का 2। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो ऐसा ग्राफ अपने को मिलता है, तो इसलिए मैंने पहले ऐसा ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ये अगर ग्राफ देखें तो ये ग्राफ इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, कहीं से नहीं टूटेगा ये। ठीक है ना, आप x के मान प्लस में बढ़ाते चले जाओ और x के मान माइनस में बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, कहीं से टूटेगा नहीं। तो ये फलन भी जो है वो क्या हो गया, ये भी सर्वोत्तर संतत फलन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर जैसे मान लो कि मैं अगर ये लिखूं एफ एक्स बराबर, और हमने एक ये फंक्शन देखा था महत्तम पूर्णांक फलन देखा था, एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन, ये हमने देखा था। और इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो एक बार मैं इसका ग्राफ बना के बताता हूं आपको। देखो एक्स से एफ एक्स रखो, मान एक्स बराबर अगर 0 रखोगे तो एफ एक्स का मान भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 0 अगर रखोगे तो 0 का महत्तम पूर्णांक का मान भी 0 होगा। अगर आपने 0.5 रखा या 2 रख देता हूँ, 0.2 रखा तो 0.2 रखा तो भी इसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, अगर 0.4 रखते हैं तो भी इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर हम 0.98 रखते हैं तो भी इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अगर हम इसका मान 1 रखते हैं तो इसका मान एफ एक्स का मान आ जाएगा 1, और अगर हम इसका मान रखते हैं 1.5 रखते हैं तो भी इसका मान 1 आएगा, और 1.9 रखते हैं तो भी इसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं पहले कि एफ एक्स बराबर अगर महत्तम पूर्णांक फलन हो तो इसका मान हमेशा एक पूर्णांक राशि आएगा, इसका मान हमेशा एक पूर्णांक राशि आएगा। और पूर्णांक कौन सा आएगा कि ये जो राशि जिन दो पूर्णांकों के बीच में, अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक सीधा आ जाएगा। अगर इस एक्स का मान कोई पूर्णांक राशि है तब तो सीधा मान इसका पूर्णांक हो जाएगा। अगर इस एक्स का मान कोई दो पूर्णांकों के बीच में है तो इससे महत्तम पूर्णांक फलन का मान वो आएगा जो जिन दो पूर्णांकों के बीच में है, तो न्यूनतम पूर्णांक जो छोटे वाला जो पूर्णांक है वो इसका मान होगा। जैसे मान लो कि हमने ये लिखा कि 0.5 लिखा, तो 0.5 जो वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। अब ये दो पूर्णांक 0 और 1 यानी दो पूर्णांकों 0 और 1 जो दो पूर्णांक है, इन दो पूर्णांकों के बीच में मान है, ये संख्या है 0.5, तो इसका जो मान है महत्तम पूर्णांक फलन का मान वो क्या होगा, यानी छोटे वाला पूर्णांक, तो छोटे वाला पूर्णांक कौन हुआ, 0, तो इसका मान जो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसका मान रखते हैं 1.9 रखते हैं तो 1.9 रखते हैं तो 1.9 किन के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में है। अभी 2 कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं 2 कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर 1.9999 अगर इस प्रकार से हो ना तो भी इसका मान 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ आता है, ये तो 0 0 हो गया, ये आपका 1, ये 2 और ये 1, ये 2। देखिए अगर आपने x बराबर 0 लिया तो एफ एक्स का मान भी कितना आएगा, 0 आ गया। आपने x बराबर 0.2 लिया तो x का मान 0। ठीक है, मतलब कि यहाँ से पॉइंट आ गया। फिर x बराबर 0.4 लिया
तो y का मान फिर 0 आ गया, मतलब एक पॉइंट यहां से आ गया। 0.8 लिया तो भी इसका मान ये आ गया। ठीक है, मतलब यहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक अगर हम देखें तो इसका मान कितना आ गया, ये यहां तक चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 हुआ तो f(x) का मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1 के ऊपर यहां पर f(x) का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये x बराबर 0 रख रहे थे ना, तो यहां पर ये 0 को, ये जो 1 था ना, इसे 1 को छोड़ करके यहाँ एक गोला लगा रहा हूँ, खाली ब्लैंक गोला। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 1 तक है, लेकिन 1 नहीं हुआ। ठीक है, अब 1 पर पहुंचते ही x का मान अगर 1 हो गया तो f(x) का मान कितना हो गया, f(x) का मान भी 1 हो गया। फिर 1.5 है तो भी 1, 1.5 है तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, फिर 1.9 है तो भी 1। ठीक है, इस प्रकार से ये लाइन आ गई। अब 2 पर पहुंचते ही क्या हो जाएगा, 2 पर पहुंचते ही अगर हम 2 रखते हैं मान इसका, x का मान 2 करते हैं तो इस महत्वपूर्णांक फलन का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। मतलब 2 के ऊपर है 2, एक जब हम मान 1 से लेकर के 2 के बीच में, 1 से लेकर के 2 से छोटे, 1 से शुरू होकर के 2 से छोटे अगर मान रखते हैं तो इस f(x) का मान हमेशा अपने को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2 करते हैं तो हमें f(x) का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा, पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे और मान बढ़ाएंगे तो अपने को क्या चलेगा, यहाँ 3 आ जाएगा जैसे, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब अगर हम इस ग्राफ को देखें ध्यान से तो देखो ये लगातार नहीं चल रहा है, यहां से शुरू हुआ यहां तक गया, फिर टूट गया, फिर यहां से शुरू हुआ यहां तक गया, फिर टूट गया, फिर यहां शुरू हुआ यहां तक गया, तो ये फिर टूट गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बात करें कि इस फलन f(x) जो है वो अपने प्रांत में संतत है क्या, तो ये अपने प्रांत में संतत नहीं है, क्योंकि इसका प्रांत जो होता क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसका प्रांत हो। ठीक है, प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ चुके, तो इसका जो प्रांत है यानी डोमेन है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जो डोमेन है वो रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब ये डोमेन, अपने जो डोमेन है उस डोमेन में कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ जो जगह जो टूट रहा है अपने को देख रहे हैं अपने। ठीक है ना, इसका जो ग्राफ है वो जगह जगह टूट रहा है, हमने खींच के देख लिया। अब देखिए तो फिर क्या हुआ, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये केवल जैसे 1 2 फिर 3, ठीक है, इनके जो पूर्णांक राशि है ना इनके ऊपर टूट रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फलन है ना, महत्वपूर्णांक फलन जो है वो प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है, असंतत। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत फलन होता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी ज्यामितीय परिभाषा। अगर हम कोई भी फलन है उस फलन का अगर ग्राफ खींच के देखें तो अगर ग्राफ अपने पास से कंटिन्यूअस आए, कहीं से टूटे नहीं, तो वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अपने को ग्राफ नहीं पूछा जाता कि भाई ये क्वेश्चन है इसका ग्राफ खींच के देखो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है ना, हमें कंटिन्यूअस की जो बात होगी वो अपने को मैथमेटिकल रूप में इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि मैथमेटिकल तरीके से हम किस तरीके से उसको कंटिन्यूअस चेक कर सकते हैं, कोई फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन को चेक करने के लिए देखो हमारे पास क्या तरीका होगा। देखो जैसे मान लो कि f(x) कोई फंक्शन है अपने पास और हम इसको x बराबर c पर चेक करना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, x बराबर c पर चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे कि हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c निकालेंगे, x टेंस टू c। अगर इस फलन की लिमिटिंग वैल्यू और इस फलन की वैल्यू के बराबर आ जाए, इस फलन की लिमिटिंग वैल्यू इस फलन की वैल्यू के बराबर आ जाए, तो ये जो फलन है यानी जो फंक्शन है बना ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, यानी लिमिट x टेंस टू c अगर हम निकालें और वो fc के बराबर आ जाए, fc। ठीक है, c के ऊपर फलन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये लिमिट कैसे निकालते थे, पिछली क्लास में हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था। इस लिमिट को हमने क्या लिखा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको कि लिमिट x टेंस टू c माइनस f(x), ये तो क्या थी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस ये अपनी क्या थी राइट हैंड लिमिट थी f(x), और ये किसके बराबर आ जाए, fc के बराबर आ जाए। भाई देखो ये लिमिट x टेंस टू c f(x) जो है ना वो इसके बराबर होगी, इन दोनों के बराबर, और इसके बराबर c fc है ही, c हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अपने को जो चेक करना ना, यहाँ जो क्वेश्चन होंगे उनको चेक करना, तो हमें क्या करना होगा
कि आपको फंक्शन दिया होगा, कोई पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट के ऊपर उसको कंटिन्यूस चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन जो है वो अपना कंटिन्यूस फंक्शन होगा, अन्यथा वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ दो बात और आएंगी, एक तो कहेगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस है और एक राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस है, मतलब दाएं तरफ से संतत है, बाएं तरफ से संतत है और दाएं तरफ से संतत है। बाएं तरफ से संतत का मतलब क्या हुआ कि कोई फलन बाएं तरफ से संतत कब होगा, जब उसकी बाएं सीमा फलन की मान के बराबर आ जाए तो बाएं तरफ से संतत, और अगर दाएं सीमा जो फलन के बराबर आ जाए तो वो दाएं तरफ से संतत। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो संतत फलन कब होगा, जब उसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हो, तो वो फलन उस बिंदु पर संतत कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई फलन दाएं तरफ से संतत है, कोई फलन दाएं तरफ से संतत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फलन संतत है। अगर कोई फलन बाएं तरफ से संतत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फलन संतत है। ठीक है, कि कोई फलन बाएं तरफ से संतत हो सकता है, दाएं तरफ से संतत हो सकता है। ठीक है ना, अगर एक तरफ से संतत है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो फलन उस बिंदु पर संतत होगा। वो फलन उस बिंदु पर संतत कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी दोनों तरफ से वो संतत हो, बाएं साइड से भी संतत हो और दाएं साइड से भी संतत हो, और साथ में उस आपका फलन का मान उस पॉइंट के ऊपर और दाएं सीमा और बाएं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर है, तब ये आपका संतत फलन होगा। ठीक है, तो संतत फलन के लिए बात समझ में आ गई कि हमें कोई भी फंक्शन जो है उसको अगर हम संतत चेक करना है तो संतत चेक कैसे करेंगे कि x उस फलन की कोई भी पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर आपको कंटिन्यूस चेक करना है, तो उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों ही बराबर आ जाए तो उस स्थिति में वो जो फंक्शन होगा वो अपना कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं क्वेश्चन। अब तरीका अपना क्या होगा, तरीका वही, सबसे पहले अपन 12th क्लास की क्वेश्चन करेंगे। 12th क्लास में ये एक्सरसाइज है अपनी, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में अपन बढ़ जाएंगे अदर एडिशनल चीजों की तरफ जो अपन कंपटीशन लिहाज से अपनी महत्वपूर्ण होंगे। और एक्स्ट्रा चीज अगर 12th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 12th क्लास के बच्चों को उतना तो पढ़ना ही है जितना 12th क्लास की बुक में है। ठीक है, कंपटीशन तैयारी करनी है तो ये चीज पढ़नी है, यहाँ से अपना बेस बनेगा, आगे वाले क्वेश्चन जो है वो इस बेस के ऊपर अपना क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखो अब करते हैं अपन शुरू अपने एक्सरसाइज को। देखो ये चीज जो है ना, ये चीजें आपको दोनों ही चीजें दिमाग में बिठा लेनी अच्छे से, बस यहां से अपने पर्सन जो है वो सोल्व होंगे आगे। ठीक है, देखो पर्सन करते हैं शुरू अपन, और अपना एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसका एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज अपनी 12th क्लास में ये है 5.1। ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यूटी के बारे में दे रखा है, तो कंटिन्यूस फंक्शन अपन यहां से चेक करेंगे। देखो अपने को दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस 3, कह रहा है कि x बराबर 0 पर चेक करो तो, और एक x बराबर -3 और 5, x बराबर -3 और 5। ठीक है ना, तीनों पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन को अपने को कंटिन्यूस चेक करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अब देखो जब लिमिट हमने पढ़ी थी, देखो सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, पीछे लिमिट पढ़ेंगे तब अपने को संतत जो है संतता वो समझ में आएगी, यानी कंटिन्यूटी जो है ना हम तभी समझ पाएंगे जब लिमिट को सीखेंगे। तो अगर कोई बच्चा लिमिट को नहीं पहली बार देख रहा क्लास को और लिमिट उसको नहीं आ रही तो पहले लिमिट को जरूर देखें। ठीक है, लिमिट को ज्यादा नहीं तो भी जो 11th क्लास के हिसाब से जो लिमिट मैंने पढ़ाई है वो तो देखनी है, और उसके बाद में जो कंपटीशन लिहाज से बढ़ाई है तो वो आपको अगर 12th क्लास का बच्चा तो उसको नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी पढ़नी है तो पहले लिमिट को सीखना पड़ेगा। अब देखो लिमिट जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर हमने बात करी थी कि कोई भी फंक्शन अगर बहुपद फलन है ना, बहुपद फलन है तो उस बहुपद फलन का सीमा जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी और उसकी सीमा जो हमेशा विद्यमान होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि f(x) जो एक बहुपद फलन है इसकी सीमा तो विद्यमान होगी। ठीक है, तो सीमा विद्यमान होगी तो सीधा इसके सीमा का मान निकालो। अब देखो ये जो चीज है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों निकालते हैं, ये इसलिए निकालते हैं कि सीमा का अस्तित्व है कि नहीं, यानी ये चीज चेक करने के लिए निकालते हैं। ये दाएं सीमा और बाएं सीमा इसलिए निकालते हैं कि सीमा का अस्तित्व है कि नहीं, और सीमा का अस्तित्व कब होगा, जब दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर हो तब होगा।
ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जो है उसको अगर निकालना है तो क्या करना है, उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा भी अपने को निकाल के देखनी, तब अगर वो बराबर आए तब इस सीमा का अस्तित्व होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं यहाँ न तो दाईं सीमा कहाँ मिले रहा हूँ, न बाईं सीमा कहाँ मिले रहा, क्योंकि ये पर्सन जो है सीधा हो जाएगा अपना। क्यों निकाले भाई दाईं सीमा और बाईं सीमा, क्योंकि अपने को पता ही है, हम पढ़ के आए हैं लिमिट के अंदर कि ये अपना एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन जो है उसकी सीमा का अस्तित्व है हमेशा होता है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर भी इसकी सीमा मिलेगी, x बराबर -3 पर भी सीमा मिलेगी और x बराबर 5 पर भी इसकी सीमा मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर चेक कर रहा हूँ। x बराबर 0 पर क्या हुआ, एक तो मैं निकालता हूँ इसकी लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) निकालता हूँ तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3। ठीक है, अब रख दो x की जगह 0 रख दो तो 5 - 3 बराबर कितना जाएगा, सॉरी 0 रखेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर f0 निकालो, f0 मतलब x की जगह आपको 0 करना है तो 0 - 3 बराबर कितना आ गया, ये भी -3 आ गया। तो हमने क्या देख लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर क्या है, f0 है। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर यह फलन संतत होगा। ठीक है, फिर अगर आप x बराबर 3 पर चेक करना चाह रहे हो, x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर चेक करना चाह रहे हो तो x बराबर -3 पर कैसे करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3 और कितना 5x - 3 रखो, इसमें x की जगह -3 पुट करो तो 5 3 = 15 और -15 और -3 -18। ठीक है, फिर f -3 की वैल्यू निकालो, यानी x बराबर -3 पर फलन की वैल्यू निकालो तो 5 × -3 और -3 -15 -3 = -18। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया कि लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) = कितना हो गया, f -3 हो गया। ठीक है, ये बराबर आएगा, इसका मतलब ये x बराबर -3 पर भी संतत है। ठीक है, तो इसी प्रकार से x बराबर 5 पर भी चेक कर सकते हो कि x बराबर 5 पर इसका सीमांत मान और फलन का मान दोनों ही बराबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज नोट करने वाली है कि मैंने यहाँ पर दाईं सीमा और बाईं सीमा क्यों नहीं निकाली है, क्योंकि मैंने सीमा के अंदर ये पढ़ा है कि जो बहुपद फलन होते हैं उनकी सीमा का अस्तित्व हमेशा होता है। ठीक है, तो सीमा का अस्तित्व है तो हमें दाईं सीमा और बाईं सीमा नहीं निकालनी है, सीधे ही सीमा निकाल दो। ठीक है ना, क्योंकि दाईं सीमा और बाईं सीमा तो बराबर ही आएंगी, तो जो और वही सीमा का मान होगा, जो दाईं सीमा और बाईं सीमा आएंगे वही सीमा का मान होगा, तो इसलिए मैंने सीधा इसका सीमा निकाल दी। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज और नोट कर लो, अगर आपके पास f(x) कोई भी बहुपद फलन है, f(x) अगर बहुपद फलन है तो वो हमेशा संतत होगा, यानी सर्वत्र संतत होगा, ये संतत फलन है। ठीक है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है, पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है तो वो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको चेक कर लेंगे। यहां पर अगर आपको फंक्शन बहुपद टाइप का फलन दे रखा है तो आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा उसका सीमांत मान निकालेंगे और उस बिंदु के ऊपर फलन का मान निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं, यानी सीमा और फलन का मान बराबर आते हैं, तो वो फलन कंटिन्यूअस होगा, और वो कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि अगर वो बहुपद फलन है तो कंटिन्यूअस होगा ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अबे सेकंड पार्ट जो है ना, वो सेकंड क्वेश्चन वो ऐसा ही है, मैं नहीं कर रहा हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, यानी कौन कौन से फंक्शन जो कंटिन्यूअस है और कौन से कंटिन्यूअस नहीं है। देखो मैं कर रहा हूँ इसमें से बी पार्ट, ए पार्ट जो है ना वो थर्ड क्वेश्चन में, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बी पार्ट कर रहा हूँ। और बी में क्या दे रखा है कि f(x) = क्या दे रखा है 1/x-3 x-5 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 5, x का मान 5 नहीं है। अब देखो एक काम करते हैं, यहां ये चेक करना है कि ये फलन कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जिसके ऊपर ऐसा दो, किसी ऐसे पॉइंट तो नहीं है कि ये फलन जो वो उस पॉइंट के ऊपर असंतत हो, तो चेक करना कि क्या ये फलन जो वो संतत है। अब ये एक जगह असंतत हो सकता था, क्या कि जिस पॉइंट के ऊपर इस फलन की वैल्यू ही अनडिफाइंड हो, यानी
इस फलन की वैल्यू ही इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इस फलन की वैल्यू इनफाइनाइट कब आएगी, जब x इक्वल टू 5 हो। अब x इक्वल टू 5 हो यानी 1/5 माइनस 5 यानी 1/0, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा इसका मतलब कि x बराबर 5 के ऊपर जो है ना इस फलन की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। अपरिभाषित मतलब अपरिमित मान आ रहा है, तो अपरिमित मान नहीं आना चाहिए, क्योंकि लिमिट जो है वो लिमिट जो हमेशा फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है। और फलन का मान जो फाइनाइट आएगा तभी तो बराबर होंगे दोनों, भाई फलन और सीमा का मान बराबर होना चाहिए। तो ये बात हम पढ़ के आए हैं कि लिमिट जो है वो हमेशा क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है। तो फाइनाइट है तो लिमिट फाइनाइट है, तो फलन की वैल्यू भी फाइनाइट आनी चाहिए और तभी वो बराबर होंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ अगर x बराबर 5 के ऊपर हम चेक करें तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, लेकिन प्रश्न में कह रखा है कि x बराबर 5 तो आपको लेना ही नहीं है, छोड़ रखा है इसने कि x बराबर 5 तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर x बराबर 5 को छोड़ के बाकी सभी जगह चेक कर लो इसको, क्या ये कंटिन्यूस है क्या। तो देखो मैं ये काम कर रहा हूं कि हमने एक पॉइंट लिया कि लेट x इज इक्वल टू सी, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 5, कि हमने c को मान x का मान कोई c लिया है जो कि क्या नहीं है 5 नहीं है, और बिलोंग्स टू r यानी कोई रियल नंबर है कि c जो है ना वो कोई रियल नंबर है जो क्या नहीं है 5 तो है नहीं, ठीक है। या यूं कह दो कि अगर आप ये कहना चाहो कि x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 5, मतलब 5 तो लेना ही नहीं है ना, तो 5 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है c, ठीक है। तो उसके ऊपर चेक करो। अब देखो क्या करें, इसके अलावा अगर आपको ये दिख रहा है कि 1/x माइनस 5 जो है इसमें x बराबर 5 के अलावा जो है ना, x बराबर 5 के अलावा तो ये फलन जो है वो क्या करेगा, अपने को कौन को मान देगा ही, भाई x बराबर 5 अगर यहाँ रखा जाएगा ना तभी तो ये इनफाइनाइट होगा, तो x बराबर 5 तो रखना ही नहीं है, तो कौन को मान देगा, अपने को पता है कि x बराबर c के ऊपर इसका सीमा का मान निकल जाएगा, क्योंकि c का मान 5 तो है नहीं, अगर c का मान 5 होता तब ये जो लिमिट है वो फाइनाइट नहीं आती अपनी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा निकाल लेता हूँ कि लिमिट x बराबर c पर मैं कर रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू c 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो 1 अपॉन c माइनस 5 आ गया, ये आ गई इसकी लिमिटिंग वैल्यू। और फंक्शन की वैल्यू निकाले यानी एफ सी निकाले तो वो कितना आएगा 1 अपॉन c माइनस 5, ठीक है। दोनों बराबर है ना भैया, आएंगे बराबरी, तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। अभी हम ऐसे फंक्शन पढ़ रहे हैं जिनके अंदर सीमा और ये बराबरी आ रहे हैं, ठीक है ना। और इनको देख कर ये ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने दोनों में एक ही काम कर रहे हैं कि यहाँ पर भी x इज सी कर रखा है, यहाँ पर भी x इज सी कर रखा, तो इसमें अलग कहाँ से आएंगे बराबरी, तो ठीक है ना। लेकिन अभी आगे देखना कि कुछ जगह पर हमें सीमा का मान जो वो अलग मिलेगा, फलन का मान वो अलग मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो ये हमें शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में ये चीजें हैं क्योंकि ये तो सारे फलन क्या है, अपने संतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनकी सीमा का मान और फलन का मान बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x बराबर c पर क्या हो गया, फलन संतत हो गया ना, यानी x बराबर c पर क्या है, संतत है, x बराबर c पर ये फलन क्या है, संतत है। संतत है इसका मतलब सभी जगह संतत होगा ये, ठीक है। x बराबर c पर ये फलन क्या हो गया, अपना संतत फलन हो गया, ठीक है। अब देखो आगे एक प्रश्न और करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन नंबर इसी में सी पार्ट देखो कि एफ एक्स बराबर दे रखा अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5, तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5, इन x का मान माइनस 5 नहीं है, ठीक है। तब देखो इसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करते हैं, क्या अगर x बराबर माइनस 5 लेते तो माइनस 5 लेते तो माइनस 5 प्लस 5 नीचे बन जाता 0 और ऊपर 0 बनता है, मतलब 0/0 फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और 0/0 फॉर्म बनती है तो उसमें अपने को लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि आपको x बराबर माइनस 5, तो आपके पास x का मान है ही नहीं, तो इसका मतलब कि ये 0/0 फॉर्म तो बननी नहीं है भाई। x बराबर x का मान माइनस 5 आपको रखना नहीं है, बाकी कुछ भी रखो, तो कुछ भी रखो x का मान कुछ न कुछ आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि नीचे 0 कब बनेगा भाई, नीचे 0 तभी तो बनेगा जब x बराबर माइनस 5 हो, बाकी तो आप x का मान कुछ भी रख दो ये 0 बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर 0/0 फॉर्म बन जाती तब तो हम इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालते, ठीक है ना, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनी है तब तो हमने लिमिट निकालने सीखी है। तो यहाँ 0/0 फॉर्म बन नहीं रही है तो सीधा इसकी सीमा का मान निकाल दो, फलन का मान निकाल दो, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या कह रहा है,
-5, एक्स का मान -5 नहीं है, अब इसको संतत चेक करना है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स बराबर सी लेते हैं, कोई भी पॉइंट जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, आर -5, यानी -5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर है सी। ठीक है, अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी और एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5 रखो लिमिट, यानी सी स्क्वायर -25 बटे सी प्लस 5, और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, सी प्लस 5 और सी -5, ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बनेगी, तो उसको ये लिख देंगे, नीचे बनेगा सी प्लस 5, सी प्लस 5 से सी प्लस 5 कैंसिल, कितना आ गया, सी -5 आ गया। ठीक है, और अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, एफ सी निकालें, तो क्या आएगा, सी स्क्वायर -25 बटे सी प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे, सी प्लस 5 गुणा सी -5 और बटे में सी प्लस 5, सी प्लस 5 से सी प्लस 5 फिर कट गया, कितना आ गया, सी -5 आ गया। हमने क्या देख लिया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स जो वो किसके बराबर आ गया, एफ सी के बराबर आ गया। ठीक है, अतः प्रत्येक सी बिलोंग्स टू आर -5, यानी आर में -5 को छोड़ करके प्रत्येक रियल नंबर पर फलन क्या है, पर फलन एफ एक्स क्या है, संतत है एक्स। ठीक है, एक्स बराबर -5 को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर फलन क्या है, संतत फलन है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसमें भी ऐसा ही है, उसमें क्या दे दिया कि एफ एक्स बराबर दे दिया अपने को एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन क्या होगा, बहुपद फलन ही है। ठीक है, बहुपद फलन तो सभी जगह संतत होते हैं, तो एक्स बराबर एन पर चेक करनी कह रहा है। ठीक है, एक्स बराबर एन पर चेक करना है, तो लिमिट निकालेंगे तो वो भी एक्स एन की पावर एन आएगी, और फलन का मान निकाले तो भी वो भी एन की पावर एन ही आएगा, दोनों बराबर आएंगे, मतलब एक्स बराबर एन पर ये फलन संतत होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन जो है ना वो शुरू होंगे यहां से आगे से 6 से। ये तो अभी तो हमने क्या पढ़ा कि हमने ऐसे फलन देख रखे हैं जो पहले से अपने को पता है कि सारे वेल डिफाइंड फंक्शन है, यानी सुपरिभाषित फलन है सारे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधे फलन दिख रहे थे कि आप इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी अगर मान रखोगे तो आपको फलन का मान कौन को मिलेगा, इसका मतलब सीमा उसकी मिल जाएगी, सीमा मिल जाएगी, फलन का मान मिल जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने को दाएं सीमा और बाएं सीमा निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और 5। अभी इसका मान एफ एक्स का मान एक्स कब है, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और एफ एक्स का मान 5 कब है, जब एक्स इज ग्रेटर देन 1। द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स से ये फलन है, और ये कह रहा है कि एक्स बराबर 0, 1 और 2 पर संतत है। ये चेक करना है कि क्या ये एक्स बराबर 0 पर संतत है, क्या ये एक्स बराबर 1 पर संतत है, क्या ये एक्स बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो ध्यान से समझना इसको। एक्स बराबर 0 पर चेक करें, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 मतलब 0 क्या है, 1 से छोटा ना, 0 है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटे के लिए फलन का मान कितना हो गया, अगर एक्स बराबर 0 है तो एफ एक्स का मान कितना हो गया, एफ एक्स आपको सीधा दिख रहा है कि एफ एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स हो गया। भाई एक्स का मान अगर 1 से छोटा है तो उस समय एफ एक्स का मान एक्स ही तो है। ठीक है, और एक्स बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं तो 0 तो 1 से छोटा ही तो है, तो उस स्थिति में फलन का मान कितना आएगा, एफ एक्स बराबर एक्स आ गया। अब ये फलन कौन सा हो गया, ये तो अपना बहुपद फलन हो गया, भाई ये तत्सम फलन भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके ऊपर चेक करना तो अपने को क्या करना है कि दाएं सीमा बाएं सीमा का तो यह सिस्टम ही नहीं है, अपने को सीधा सीमा निकालो और फलन का मान निकालो, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो संतत है, और संतत है भी ये, क्योंकि ये तो क्या है अपना तत्सम फलन है या बहुपद फलन है। ठीक है, तो ये संतत होगा ये तो x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स निकालें, और लिमिट x टेंस टू 0 x निकालें, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और लिमिट x टेंस टू, अच्छा ये तो आ गया ना, आपने लिमिट निकाल दी इस फलन की, और एक आप क्या निकालोगे, f है 0 मतलब x बराबर 0, फलन का मान निकाले तो वो भी क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब हमने क्या देख लिया कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स जो है वो किसके बराबर आ रहा है, f 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये x बराबर 0 पर क्या हो गया, x बराबर 0 पर ये फलन क्या है, अपना संतत है। ठीक है,
इसी प्रकार से मैं चेक कर रहा हूँ x बराबर 2 पर, अभी 1 पर नहीं कर रहा हूँ, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर देखो x बराबर 2 मतलब 2 है वो 1 से बड़ा है, 2 है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए फलन का मान कितना है 5 है, तो इसका मतलब f(x) कितना हो गया, f(x) बराबर हो गया 5। अब ये कौन सा गया, ये एक अचर फलन आ गया, और अचर फलन भी सर्वत्र संतत होता है, ठीक है, तो ये भी संतत होगा, ठीक है, अचर फलन वो भी सर्वत्र संतत होगा। और ये भी बात पढ़ के आए हैं कि अचर फलन जो है उसकी सीमा का अस्तित्व होता है, ठीक है ना, अचर फलन की सीमा हमेशा विद्यमान होती है, ये बात हम पढ़ के आए पीछे सीमा में, तो इसका मतलब इसकी सीमा तो विद्यमान होगी। अब सीमा विद्यमान है, इसका मतलब कि इसके सीमा का मान निकालो और फलन का मान निकाल लो, और अचर फलन तो सीमा का मान भी वही आएगा, फलन का मान भी वही आएगा, ठीक है। तो सीधा आप क्या करोगे, x बराबर 2 पर लिमिट x टेंस टू 2 f(x) निकालो, तो लिमिट x टेंस टू 2 5 कितना आ गया, 5 आ गया। और अगर आप f(2) निकालोगे तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब लिमिट x टेंस टू 2 f(x) इज इक्वल टू f(2), मतलब x बराबर 2 पर फलन का मान और सीमा मान बराबर है, अतः ये फलन क्या हो गया, x बराबर 2 पर संतत हो गया, ठीक है। अब देखो x बराबर 1 पर कैसे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर 2 पर हमें चेक करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का मान ये था, तो हमें ये पता है कि ये एक तत्सम फलन है, ये बहुपद फलन है, बहुपद फलन की सीमा का अस्तित्व होता है, इसलिए हमने सीधा सीमा निकाली और फलन का मान निकाला, दोनों बराबर आ गए। हमें यहाँ देखा कि f(x) बराबर 5 है, ये अचर फलन है, अचर फलन की भी सीमा का अस्तित्व होता है, ठीक है, सीमा का अस्तित्व, सीमा निकाली और फलन का मान निकाला, दोनों बराबर आ गए, फलन संतत हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखना x बराबर 1 पर क्या होता है, x बराबर 1 पर क्या होता है, x बराबर 1 पर, अब देखो x बराबर 1 के ऊपर, x बराबर 1 के ऊपर अब फलन का मान क्या है, x बराबर 1 पर, भाई x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 1 से छोटे मानों के लिए तो फलन का मान ये है, और 1 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है। अब x बराबर 1 के ऊपर है, मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई पॉइंट हो 1, ठीक है ना, x बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये इस पॉइंट के इस साइड में, यानी 1 से छोटे मानों के लिए तो इस फलन का मान अलग से है, और इस साइड जो है इस फलन का मान अलग से, मतलब ये है कि ये अलग नियम से मान आ रहा है इस फलन का, ये मान जो अलग नियम से, मतलब नियम दोनों साइड x बराबर 1 के ऊपर दोनों साइड नियम अलग अलग है कि f(x) का मान वो x होगा कब x का मान जब 1 से छोटा है, और f(x) का मान 5 होगा कब, जब x का मान 1 से बड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूं याद रखना हमेशा कि x बराबर कोई भी पॉइंट हो, x बराबर c के अगर दोनों साइड अगर फलन परिभाषित हो रहा है, दोनों साइड अलग अलग तरीके से परिभाषित है, मतलब जो उसके लेफ्ट साइड में तो उसका नियम अलग तरीके से परिभाषित है और राइट साइड में वो अलग तरीके से परिभाषित है, उस समय उस पॉइंट के ऊपर डाउट करना हमेशा उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि वो संतत होगा उस पॉइंट पर, अगर असंतत होगा तो केवल उसी पॉइंट पर होगा। अब अगर इस फलन की बात करूं तो ये फलन अगर असंतत होगा केवल इस एक पर ही असंतत होगा, बाकी सभी जगह संतत होगा। क्यों, क्योंकि 1 से छोटे मानों के लिए हमने देख लिया कि 1 से छोटे मानों के लिए हमने चेक कर लिया ये संतत है, एक से छोटे मान के लिए हमने क्या देखा, 0 देखा ना, भाई 1 से छोटे कोई भी मान ले लेना आप, सभी के लिए संतत आएगा, क्योंकि 1 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है, ये संतत होगा। 1 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है, तो ये बड़ा अचर फलन होगा, सभी जगह संतत होगा, अचर फलन सर्वत्र संतत होता है, ठीक है। तो x बराबर 1 के ऊपर 1 से छोटे मानों के लिए फलन का मान अलग से है, 1 से बड़े मानों के लिए फलन का मान अलग से, तो यहाँ अपने को डाउट करना है कि यहाँ अपना फलन जो वो संतत हो भी सकता है और नहीं भी, और उस स्थिति में दाएं सीमा और बाएं सीमा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब मैं निकाल रहा हूं x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHR क्या था, लिमिट एस f 1 पर चेक करें ना, तो 1 माइनस 0, देखो लिमिट के अंदर हमने पढ़ा था कि f1 माइनस 0, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, भाई 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 में से 0 को हटाया तो इसको संकेत ही तो लिख रहे थे अपन, एक f1 माइनस 0, इसका मतलब ये 1 के ऊपर इसकी क्या है, बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो लिमिट s टेंस टू 0 और f1 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0 और अब देखो x बराबर 1 पर फलन, x 1 से छोटे मानों के लिए फलन का मान कितना है, 1 से छोटे के लिए चेक करें ना, 1 माइनस 0, तो 1 से छोटे के लिए चेक कर रहे हैं, तो 1 से छोटे के लिए फलन का मान ये है, तो f(x) बराबर कितना आ गया, x आ गया, तो x की जगह आपको क्या करना है, 1 माइनस h करना है, लिमिट अप्लाई करो, क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालो RHL, तो क्या आएगी, f1 प्लस 0 क्या, लिमिट s टेंस टू 0 f1 प्लस h, और 1 प्लस h करना है, मतलब 1 से बड़े मानों के लिए, 1 से बड़े मानों के लिए फलन का मान कितना है, 5 है, तो लिमिट
एस टेंस टू 0 और कितना आ गया 5, तो यह कितना आ गया मान इसका 5 आ गया। और एक आप क्या निकालोगे f1 का मान और निकाल लो, तो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि देखो f1 LHL के बराबर आ रहा है, मतलब ये जो है ना LHL है 1 जो है LHL है वो f1 के बराबर भी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फलन के मान के बराबर भी है। इसका मतलब ये बाएं साइड से संतत है, ये जो फलन है बाएं तरफ से संतत है, लेकिन ये संतत फलन नहीं है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको या तो अपने ये चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं, तो हमने क्या देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब फलन संतत नहीं है। ठीक है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि ये क्या ये फलन बाएं तरफ से संतत है, तो ये बाएं तरफ से संतत है। क्यों? क्योंकि इसकी बाएं सीमा और फलन का मान बराबर आ रहे हैं। क्या ये फलन दाएं तरफ से संतत है? ये दाएं तरफ से संतत नहीं है, क्योंकि दाएं तरफ से दाएं सीमा और फलन का मान बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल हमने और कंटिन्यूटी के आपके केवल हमने एक भूमिका तैयार की है उसकी। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ही हमने पढ़ा है, और ये चीजें जो बताई हैं इसको अपने को ध्यान से इसको दिमाग में फीड करना है, ताकि अपने आने वाले जो क्वेश्चन है उनको हम आसानी से कर सके। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पर एक चीज पर्सन उठ सकता है दिमाग में कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, वहां पर हमने सीधे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सीधे लिमिट निकाले थे, तो उसके मैंने कारण बता दिए कि हमने सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो कब चेक करनी है, जब अपने को ये लगे कि इस पॉइंट के ऊपर इसके सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और सीमा का अस्तित्व कब नहीं होगा? जब सीमा का अस्तित्व, जैसे मान लो कि इस एक के ऊपर ये दोनों तरफ फलन अलग अलग तरीके से परिभाषित है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट अलग तरीके से आएगी, राइट हैंड लिमिट है वो अलग तरीके से आएगी, तो यहाँ पर अपने को चेक करना पड़ेगा कि दाएं सीमा और बाएं सीमा अपने को चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बहुपद फलन आ गया तो आप कुछ भी निकालो, उसकी दाएं सीमा निकालो, बाएं सीमा निकालो, बराबर ही आएगी नहीं, सीमा का अस्तित्व आएगा वहाँ, क्योंकि वहां पर जब हमने सीमा का के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर मैंने बताया था कि बहुपद फलन हो, आपका जो अचर फलन हो, ये हमेशा ही इनकी सीमा का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।